अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, वाकई ये अल्लाह का एहसान है कि उसकी नेमत है कि मैं आपके सामने खड़ी हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। वरना आप भी किसी व्हील चेयर पर सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर झुर्रियों के साथ ऐसे ही एक रोज़ बाहर निकलेंगे और कोई मुझ जैसा आपकी खबर बना रहा होगा और बड़े ही अफसोस के साथ ये कह रहा होगा कि ये आदमी बड़ा ही बदकिस्मत है, इसने उस जुर्म की सज़ा काटी है जो इसने किया ही नहीं है। खैर, आज आपको ये जानना चाहिए कि व्हील चेयर पर जो शख्स बैठा है वो कौन है और क्यों मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप और मुझ पर वाकई अल्लाह का बड़ा करम है। तो दोस्तों, ये कहानी दरअसल अब्दुल करीम टुंडा की है, जिसे कल अजमेर की टाडा कोर्ट ने 31 साल बाद बरी कर दिया। शायद मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 31 साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं और कितने घंटे होते हैं। लेकिन हाँ, मैं आज आपको ये बता सकती हूँ कि 1993 में जब टुंडा को गिरफ्तार किया गया था, ये जवान था, इसके बाल काले थे, इसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थीं, लेकिन आज ये माजूर है, व्हील चेयर के सहारे जिंदा है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसके बिना पर इसे गिरफ्तार किया गया और आज उस गुनाह के बावजूद इसे छोड़ दिया गया। तो फिर आप सीधे और सिंपल शब्दों में ये समझिए कि 1993 में यानी 31 साल बाद देश में अलग अलग जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं। हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, सूरत और मुंबई में धमाके होते हैं और इन्हीं धमाकों में अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अब यानी 31 साल बाद इन्हें बरी कर दिया गया है। और जानते हैं कि अदालत ने बरी करते वक्त क्या कहा। अदालत ने कहा कि सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। सीबीआई अदालत में वो सबूत पत्र पेश भी नहीं कर पाई जिसके बिना पर टुंडा को अपराधी माना जाता। और तो और सीबीआई गिरफ्तारी ज्ञापन भी अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई। और सुनिए, सीबीआई के पास टुंडा के खिलाफ ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी जिसके आधार पर ये कहें कि 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उनमें अब्दुल करीम टुंडा का हाथ था। तो ज़रा सोचिए, ये अल्लाह का करम है कि नहीं कि मैं और आप आज अपने घरों में बैठे हैं, वरना हमारे देश में कब कोई मुसलमान बेकसूर होते हुए जेल भेज दिया जाए ये कोई नहीं जानता। और हैरानी की बात यह है कि कल जब ये खबर आई तो इस खबर को देश के किसी भी नेशनल टीवी चैनल ने नहीं दिखाया और ना ही ये खबर अखबारों में छपी है। नाइंसाफियाँ बहुत हैं और एक नाइंसाफ़ी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी मुसलमानों के साथ हुई है। कल एक और खबर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में थी और वो खबर थी कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज से जुड़ी हुई। वाराणसी के जिस जिला जज ये फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी मस्जिद के परमाइसाइज में जो तहखाना है उस तहखाने में पूजा की परमिशन हिंदुओं को मिलनी चाहिए, उस जज को कल लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी का लोकपाल बनाया गया। और खबरें ये भी हैं कि जिस दिन तहखाने में इस जज ने पूजा की परमिशन दी उस दिन इस जज का आखिरी दिन था और ये जज इस फैसले को देकर रिटायर हो गया। सोचिए, क्या अब ये नहीं माना जाना चाहिए कि जिस जज को रिटायरमेंट के बाद लोकपाल जैसा बड़ा ओहदा दिया गया है उसने ईमानदारी से फैसला किया गया होगा। क्या इस जज को ये पता नहीं होगा कि जो फैसला ये देने जा रहा है वो उस फैसले के बाद इसे क्या मिलने वाला है? और क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस फैसले के अवज में भी लोकपाल जैसे ओहदे को लेकर डील हुई हो? लेकिन ये खबर भी कल मीडिया से गायब थी। मीडिया ने ये तो दिखा दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की परमिशन मिलना हिंदुओं की जीत है, लेकिन मीडिया ने ये नहीं बताया कि ये जो फैसला आया कहीं उसके पीछे कोई डील तो नहीं। खैर, आजकल मीडिया ऐसा ही है, वो मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडे के तहत काम करता है और अब ये बात भी वैसे ही प्रूफ हो चुकी है जैसे अब्दुल करीम टुंडा की रिहाई के मामले में हुई है। क्योंकि कल एक और खबर आई जिसमें ये साबित किया कि इस देश में मीडिया मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश एजेंडे के तहत काम करता है। दरअसल कल NBDSA नाम की एक संस्था ने देश के 2 बड़े न्यूज़ चैनल्स के एंकरों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और ये कहा
कि इन चैनलों के एंकर ने जानबूझकर एक एजेंडे के तहत मुसलमानों को बदनाम किया है और जिस शो के दौरान इन लोगों ने एक ख़ास मज़हब के लोगों को बदनाम किया है वो शो इन चैनलों से डिलीट यानी हटाने के लिए कहा। अब आपको ये बताती हूँ कि वो एंकर कौन है और वो कौन से शो थे जिनको हटाने के लिए बोला गया था। तो वो एंकर है न्यूज़ 18 के अमन चोपड़ा और अमीश देवगन और आज तक के सुधीर चौधरी। इन एंकर्स ने एक जेनेरिक क्राइम को लव जिहाद का नाम दिया और ख़ास धर्म से जोड़ा और उस धर्म को बदनाम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन पर जुर्माना लगाने भर से आने वाले वक्त में मुसलमानों के खिलाफ एंकरों की ये साजिश और ये एजेंडे वाली खबर रुक जाएंगी? तो फिर इसके लिए आपको रवीश कुमार ने जो लिखा है वो पढ़कर बताती हूँ। रवीश कुमार लिखते हैं कि जिस एक चीज़ के लिए इन एंकर्स पर जुर्माना लगाया गया है वो काम ये एंकर एक दशक से कर रहे हैं। इन्हें अनेकों बार चेतावनी दी गई है, कई बार अदालतों ने सख्ती भी दिखाई है, लेकिन नफरत फैलाने का काम बंद नहीं हुआ है और शायद आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी खबरों को ना तो अखबार छापते हैं और ना ही टीवी चैनल्स वाले दिखाते हैं। लिहाजा ये खबरें कभी आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। हाँ, एजेंडे वाली और नफरत फैलाने वाली खबरें एक शर्त पर तो ज़रूर बंद हो सकती हैं। अगर हमारे देश की कोई अदालत या कोई कानून इन नफरती एंकर्स पर यह जुर्माना लगाए कि अगर भविष्य में उन्होंने कोई नफरत फैलाने वाली खबर दिखाई तो फिर उनकी एक ख़ास पार्टिकुलर शो की एंकरिंग को ऑफ एयर यानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों पर बेइंसाफ़ी की एक और ख़बर आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये खबर भी अब्दुल करीम टुंडा जैसे एक मुसलमान की है जिस पर आज ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं जो इस अब्दुल मलिक नाम के मुसलमानों को दशकों तक जेल में रख सकते हैं और फिर एक दिन अदालत का कोई जज ये कहेगा कि सबूतों के अभाव में इसे छोड़ा जाता है। लेकिन आज जो सबूत उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहे हैं इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगे होते हैं और उत्तराखंड पुलिस इन दंगों के लिए अब्दुल मलिक को जिम्मेदार ठहराती है, उन्हें इन दंगों का मास्टरमाइंड बताती है और अब्दुल मलिक पर यूएपीए के तहत चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन अब ये पता चला है कि जिस दिन हल्द्वानी में दंगे हुए, पुलिस वालों को मारा गया, उनकी गाड़ियां जलाई गईं, उस दिन अब्दुल मलिक दिल्ली के किसी होटल में मौजूद था और उसकी मौजूदगी का बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है। लेकिन आज इन सबूतों पर कोई यकीन नहीं कर रहा और ना ही कोई मीडिया इन सबूतों वाली खबर को दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया ये जानता है कि अगर इस मामले को सही ढंग से जांच होती है और ये पता लगाया जाता है कि हल्द्वानी में पुलिस वालों पर क्यों हमला किया गया और इस हमले में कौन लोग शामिल थे, तो फिर उंगली किसी खास ऑर्गेनाइजेशन पर भी उठ सकती है। लिहाजा हमेशा की तरह हल्द्वानी में भी किसी भी मुस्लिम को पकड़ लिया गया और उस पर दर्जनों इल्ज़ाम ठूसे दिए गए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब तक अदालत में ये साबित होगा अब्दुल मलिक बेकसूर है तब तक सालों गुजर जा चुके होंगे और सच भी छुप जाएगा, जैसे अब्दुल करीम टुंडा के मामले में हुआ है। अदालत ने ये तो कह दिया कि अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ सीबीआई सबूत पेश नहीं कर सकी, लेकिन यही अदालत ये नहीं बता रही है कि अगर अब्दुल करीम टुंडा बेकसूर है और 1993 में बम धमाके उसने नहीं करवाए तो फिर किसने करवाए हैं। कुछ ऐसा ही अब्दुल मलिक के साथ भी होगा। 20 या 30 साल की सज़ा काटने के बाद एक दिन अब्दुल करीम को भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तब भी इस बात का खुलासा नहीं होगा कि अब्दुल मलिक ने पुलिस वालों पर हमला नहीं किया तो फिर किसने किया। खैर दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको कभी नहीं दिखाएगी और आज के माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आज देश में माहौल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का है और मीडिया के सारे कैमरे जामनगर में होने वाली इस शादी पर लगे हैं। यहाँ हमारे देश और दुनिया में ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो इस शादी का हिस्सा नहीं बन रहा। और हैरानी की बात यह है कि इस शादी में उन एंकर्स को भी बुलाया गया है जिन्हें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए दोषी पाया गया है। और जानते हैं ये नफरती एंकर्स अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ अली खान जैसे मुस्लिम सेलिब्रिटी से मिलेंगे और फिर वापस आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर भी उगलेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।